रैलियों का रेला। कोरोना ने कर दिया खेला। घूम घूम कर बेफिक्र किया प्रचार। बढ़ती रही कोरोना की रफ्तार। ऐसी भी क्या मजबूरी है, जान से ज्यादा चुनाव जरूरी है। बने न नासूर, वायरस खा रहा ताव। चुनाव दे रहा खाव। किसके लिए कौन सी चीज जरूरी है, यह हर एक की जरूरत और चाहत पर डिपेंड करता है। मेरे लिए, आपके लिए जान जरूरी है, तो हम में से कई सावधान हैं और कुछ लापरवाह विलेन भी हैं। सवाल राजनीति के धुरंधरों के लिए है, आपके लिए क्या जरूरी है, आपकी जरूरत और चाहत क्या है और कितनी है। क्या आपकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि उसकी कितनी भी कीमत कोई भी चुकाए पर आपको किसी तरह कुर्सी और सत्ता मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के साथ रहना है, ये ज्ञान देने वाले आखिर चुनाव के मोहपाश में कैसे इतने जकड़े रह गए कि ये देख ना पाए महामारी में चुनाव घाव दे सकता है। आज बहस इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, तो सवाल यह है कि दुर्घटना से अगर देर भली तो क्यों पकड़ी चुनावी गली। सवाल नंबर 2। कोरोना का कहर किसी से छिपा नहीं है, दूसरी लहर कहर ढा रही है। कोरोना मचाए शोर तो चुनाव पर क्यों जोर। और सवाल नंबर 3। हम आप लापरवाह, तो अब आगे की क्या राह। बहस इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सुरेश चौधरी जी कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं, पंकज मीणा जी बीजेपी नेता हैं, महिपाल महला जी प्रवक्ता हैं आरएलपी की, और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पंकज मीणा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ग्राम पंचायत चुनावों के लिए कोर्ट में पहुंची थी कि कोरोना है इसलिए हमें चुनाव नहीं करवाना चाहिए, इसे और टाला जाना चाहिए। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के सुझाव पर एक तो आपने साथ नहीं दिया था, कोर्ट में उनके साथ आप पार्टी भी नहीं बने थे जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर, मजाक जरूर खूब उड़ाया था, वार पर वार किए थे कि उन्हें हार का डर सता रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि उन्हें हार का डर सता रहा था या आप पर जीत का लालच हावी था। आज माननीय मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से इस विषय को रेज करने की कोशिश की है और उसमें उन्होंने इस प्रकार का तर्क भी दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि हमारे यहाँ पंचायती राज के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव कुल मिला के 7 फेज में हो चुके हैं अब तक। और आप कोर्ट गए थे केवल एक बार, क्या आप बार बार कोर्ट गए या केवल आप एक बार कोर्ट तब गए तब आप जब आपको हार का डर सता रहा था? एक बार जब आज आपने क्या किया? और आज जब, बिल्कुल मैं उसी विषय पे आ रहा हूं स्वप्निल जी, आज जब विधानसभा उपचुनाव का आखिरी दिन, मतलब चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, कल सुबह जब वोटिंग होनी है, तब आपने जो मगरमच्छी आंसू बहाए हैं आज ट्वीट के माध्यम से, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे और आपने चुनाव में अपनी जो दुर्गति होने वाली है उससे बचने के लिए सहानुभूति लेना शुरू कर दिया पहले से। जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां 400% केसेस बढ़े। बिल्कुल, मैं अपनी बात पूरी कर लूं स्वप्निल जी। चुनाव अगर वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव की इतनी चिंता होती या चुनाव के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से कोरोना फैलने का उनको डर होता, तो पहली बात तो वो खुद स्वयं एक उदाहरण बनते और किसी रैली में ना जाते, और अगर उनको रैली में जाना आवश्यक भी लगता तो मास्क लगाते। संपूर्ण कांग्रेस के नेताओं ने, मैं याद दिला सकता हूं, चाहे गहलोत साहब हो चाहे डोटासरा साहब हो, कांग्रेस के सभी जिम्मेदार नेताओं ने चुनावी बड़ी बड़ी रैली की, चुनावी रैलियों के अंदर
मास्क नहीं लगाया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, आप पूरे अपने व्यवहार के अंदर तो आपकी तरफ से भी बहुत हुई है, कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर तो रहे, आपकी तरफ से भी बहुत हुई है। गुलाब चंद कटारिया जी ने ख्याल नहीं रखा, नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन मेरा सवाल यह था कि कोर्ट में आप पार्टी क्यों नहीं बने थे? अगर उन्हें हार का डर सता रहा था तो क्या आप पर जीत का लालच हावी था? लेकिन मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं, मैं डिबेट आगे जारी रखूंगा। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ संदेश दे रहे हैं, आइए देखते हैं। आज 6:30 गैस फैसिलिटीज बना रही थी, कभी 7,000 आ रहे हैं, कहने का मतलब आधारभूत ढांचा पूरा तैयार किया मृत्यु और आप सबके सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, जितने धर्मगुरु थे, NGO थे, एक्टिविस्ट थे, व्यापारी थे, अपने मजदूर संगठनों के लोग थे, कर्मचारी संगठनों के लोग थे, या चाहे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, सब ने मिलकर वो जंग लड़ी थी और हम लोग उसमें जीत गए थे। भीलवाड़ा मॉडल का भी और राजस्थान का भी पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर, दुनिया के मुल्कों के अंदर भी प्रचार हुआ कि राजस्थान में बहुत शानदार कोरोना का प्रबंधन हो रहा है। हम लोगों के लिए गर्व करने की बात थी। अचानक जो दूसरी लहर आई है, पिछले 1 महीने से पूरी तरह तबाही मचा दी। 15 अप्रैल की बात करें तो 250 केस आते थे प्रतिदिन, आज 6,500 केस प्रतिदिन आ रहे थे, कभी 7,000 आ रहे हैं। मृत्यु दर 0 हो गई थी। 15 मार्च को प्रतिदिन कोई मृत्यु हो नहीं रही थी उन दिनों के अंदर, आज 33 लोग मर गए हैं, कभी 30, कभी 32, कभी 33 के आंकड़े आए प्रतिदिन के। ये कोरोना भी अलग तरह के मिजाज का है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये दूसरी लहर विशेषज्ञ कहते हैं हमेशा बहुत खतरनाक होती है। इस लहर के अंदर एक तो बहुत फास्ट ये फैल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चों में भी जा रहा है, युवाओं में भी जा रहा है। जो पहले खाली बुजुर्गों में जाते थे वो संक्रमित होते थे। और नंबर 3, ये कोरोना घातक रूप ले रहा है। इतनी मृत्यु दर तो पूरे साल भर में कभी भी नहीं हुई थी। उस वक्त पूरे साल भर के आंकड़े देखें तो 20 मृत्यु पर डे मैक्सिमम हुई थी कुछ दिनों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर। और अब कभी 25, कभी 35, कभी 33, मैंने कहा आपको। तो ये जो स्थिति बनी है, घातक ये है, तेजी से फैल ये रहा है, नौजवानों बच्चों तक में जा रहा है। आप टीवी देखते होंगे किस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। शमशान गृह में जगह नहीं है, वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, खुले में दाह संस्कार हो रहे हैं, अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसेज के लाइनें लगी हुई है। और जो टीवी बता रहा है पूरे देश का पिक्चर, वो बहुत ही डरावना है। तो आप सोच सकते हो कि अभी तक मुझसे बचे हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो स्थिति है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, उस सबसे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है। महाराष्ट्र की तो आप देख रहे हो कि बहुत ही हालात खराब हो चुके हैं। वहाँ तो 50,000 से अधिक प्रतिदिन वहाँ पर संक्रमित लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर। ये डरावना जो दृश्य बना देश के अंदर, दुनिया के मुल्कों में भी जहाँ जहाँ दूसरी लहर आई थी वहाँ बहुत खतरनाक मामले हुए थे। यूके के अंदर तो उन्होंने बहुत कड़ा लॉकडाउन लगा दिया 4 महीने लगातार। और दूसरी तरफ वैक्सीन बहुत भयंकर संख्या में लगाई, वहाँ पर सबको वैक्सीन लगाई। अब जाके हालात वहाँ बिल्कुल काबू में आ गए हैं। नाम मात्र के मरीज आ रहे हैं और इक्का दुक्का मौत हो रही है। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वीकेंड का लॉकडाउन लगाएं या कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि जब कोरोना चला जा रहा था तो लोग भी लापरवाह हो गए थे, मास्क लगा नहीं रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग हम कर नहीं रहे थे, हाथ धो नहीं रहे थे। शादी ब्याह में 500-1000 तो मामूली बात थी।
समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। और आप देख रहे हो कि इलेक्शन के अंदर तो सारी हदें पार हो गई। जुडिशरी में भी इलेक्शन अलाउ कर दिए, मना करने के बावजूद भी हमने मना किया था तो हमारी बात नहीं सुनी गई। उनका अपना फैसला है। इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटी अदा करनी थी, वो भी इलेक्शन कराने लग गए। और हम लोगों ने भी गलतियाँ करी। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव शुरू हुए थे, लाखों की रैलियाँ हो रही थी। अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप देख लिया क्या क्या हो रहा है। बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, तभी रैली हो रही थी। कुछ हद तक तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो सवाल ये हमें जनता और आम जनता की उनको आजीविका भी मिले और उनकी जान नहीं जाए। उनकी जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जान है तो जहान है, तो जान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, ना कमी रखेगी, ना पहले रखी थी। पहले भी हमने एनजीओ की सहायता से और प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है, कहते हुए गर्व है कि प्रदेशवासियों ने वही व्यवहार किया। आगे बढ़ बढ़ करके कच्चा खाना, पक्का खाना सबको खिलाया गया, पैकेट बांटे गए। विधायकगणों को हमने कहा, उन्होंने अपने फंड से पैकेट दिए परिवारों को। सरकार ने भी गेहूं भी, दालें भी दी फ्री। और 35 लाख लोगों को मैंने बार बार उनके खाते के अंदर हम लोगों ने पहले 1000, फिर 1000 और फिर 1500 और फिर अभी मैंने हाल ही में 1000 रुपये और उनके खाते में हमने ट्रांसफ़र किए हैं। 1 किस्त और हम देंगे उनको। परंतु फिर भी आजीविका की जो चुनौती हमारे सामने है वो सब जानते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा किस प्रकार आजीविका चलती रहे, उनको तकलीफ नहीं हो। क्योंकि तकलीफ उसको होती है जो सुबह शाम कमा के खाता है। बाकी लोग तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, खर्चे कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस संकट की घड़ी के अंदर। सहयोग सबने किया है, पर गरीब आदमी की स्थिति बहुत खराब होती है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेशवासियों की समस्याओं पर है। आप निश्चिंत रहें, पूरी तैयारी हमारी अब भी है। आप देख रहे हो ऑक्सीजन की मांग महाराष्ट्र कर रहा है केंद्र सरकार से। आप हवाई जहाज से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करो महाराष्ट्र के अंदर। और केंद्र सरकार ने भी फैसला किया आज कि बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को बाहर के मुल्कों से आयात करेंगे। तो बिना ऑक्सीजन तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति बन सकती है। जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ पूरी मिल नहीं पा रही है, इतनी मांग बढ़ गई है। और दवाइयों के साथ में जो हालात बने हैं, तो दवाई हो चाहे ऑक्सीजन हो, कितनी हम बढ़ा दें संख्या, उसके बाद में अगर संख्या बढ़ती जाएगी मरीजों की, तो एक तरफ तो कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, लोग तकलीफ पाएंगे। क्योंकि पोस्ट कोविड भी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। कोविड ठीक होने के बाद में भी काफ़ी महीनों तक तकलीफ रहती है व्यक्ति को, सांस लेने में के अंदर भी, चलने के अंदर भी कई तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कोरोना हो ही क्यों, बचावी उपाय है, ये दिमाग में रखें हम सब लोग। और किसी विशेषज्ञ ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई जो है, महामारी की लड़ाई अस्पतालों में नहीं लड़ी जाती है, ये मैदान में लड़ी जाती है। उसके मायने हैं मैदान में, घरों में हम सब जो है किस प्रकार से जो प्रोटोकॉल है कोरोना का बचाव का, किस प्रकार से हम लोग मास्क लगाएं, किस प्रकार से हम लोग हाथ को बार बार धोएं, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इलाज है ये, वैक्सीन की तरह ये प्रभावशाली होता है मास्क लगाना। वैक्सीन की कुछ कमी हो गई केंद्र में, वो भेज नहीं रहे राज्यों को। हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम संपर्क में केंद्र सरकार के, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन आती जाएगी, हम लगाते रहेंगे। वैक्सीन लगने के बाद में कम से कम जिंदगी जाने का खतरा खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति को वैक्सीन लगानी है। मैंने भी पहली डोज, दूसरी डोज लगा ली है, आप सबको लगानी है।
सरकार पूरी व्यवस्था करने में लगी हुई है, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग सब मिलकर के। मैं तो आह्वान करना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, सभी तबकों को, सभी वर्गों को, सभी संगठनों को। पिछली बार 12 महीने 11 महीने आप लोगों ने जो साथ दिया, जिस रूप में एक दूसरे के काम आए, आप लोग इमदाद करी, उसके कारण से राजस्थान कामयाब हुआ कोरोना की जंग को जीतने के अंदर। अब भी जंग जीतेंगे हम लोग, मुझे पूरा यकीन है। आप सब कॉन्फिडेंस बना रहे, हौसला बुलंद रखें, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। सारी व्यवस्था हमने करी है, आने वाले वक्त में और हम करेंगे। पूरी तरह हम लोग लगातार गांव के सरपंच पंच तक संपर्क में रहना चाहते हैं। प्रदेशवासियों के तमाम संगठनों से मैंने बातचीत करी है, धर्मगुरुओं से बात करी है, जिससे बात करी है सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि हमें जो माहौल बन गया है, हालात हो गए हैं, उसके आगे हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं आपसे अपील करूंगा अंत में कि कृपा करके आप जो फैसले किए सरकार ने, उसको इम्प्लीमेंट करने में आप सहयोग करें। ये नौबत नहीं है कि पुलिस को सख्ती करनी पड़े, क्योंकि हमें जान बचानी लोगों की, और जान बचाने में सख्ती करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे, तब जाकर के हम लोग इसको काबू में कर पाएंगे। बड़ा महामारी है, फैलते हुए वक्त नहीं लगता है। 1 अप्रैल 15 अप्रैल के आगे देखेंगे तो आप देखोगे हो क्या गया 15 दिन के अंदर। 30-35 लोग मरना प्रतिदिन कभी सुना ही नहीं था हमारे राजस्थान के अंदर, वो स्थिति बन गई है। यही बात कहता मैं आपको, मैं विश्वास रखता हूँ कि आप लोग कमी नहीं रखेंगे पूरा सहयोग करने में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये संदेश आप लाइव सुन रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुछ सख्तियां लाई गई हैं, जो नई गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, कोशिश करें तमाम सावधानियों को बरतने की, नहीं तो सख्ती और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो सख्ती बढ़ाई भी जाएंगी। साथ ही अपने सरकार की कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए पीठ भी थपथपाई, लेकिन चिंता भी जाहिर की। जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उसे लेकर सरकार चिंतित है, ये कहना रहा सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने इस बात को भी कहा कि ये दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं, जो सख्त कदम उठाए गए हैं उसमें सरकार का साथ दें, ताकि कोरोना की दूसरी लहर की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। और इससे पहले हम प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे थे चुनाव दे रहा घाव की। मेरे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं। सुरेश चौधरी जी, डिबेट के विषय पर वापस लौटते हुए आपसे मेरा सवाल यह है कि कथनी और करनी में अंतर तो आपके भी रहा, आप भी चुनावी महत्वाकांक्षाओं की रौ में बह गए। जैसा कि पंकज जी ने कहा, एक बार कोर्ट गए उसके बाद तो आपने कोशिश नहीं की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था आप चाहें तो दोबारा अपील कर सकते हैं। देखो बैरागी जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये कहूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे अछूती है नहीं है, मैं ये स्वीकार करता हूं। लेकिन मीणा जी ने जो आरोप लगाया कि हम कोर्ट एक बार गए, हम गए ना,
हमने आप तमाम विपक्षी पार्टियों से, चाहे कोई भी यूनियन हो, कोई भी मार्केट की यूनियन हो, सबसे बैठ के वार्ता की, धर्म गुरुओं के साथ वार्ता की, और कोविड के लिए इन्हीं की देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो बीजेपी से आते हैं, उन्होंने राजस्थान की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। उसके बाद में अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई नेता राजस्थान में कोविड व्यवस्था पे कोई आक्षेप लगाता है, इसका मतलब वो अगर एथिकली भी आस्था नहीं। देखिए मोरली या एथिकली क्या आपको इतना जोर लगाना चाहिए था? आयोग हमारे अंडर में नहीं आता। एक तो दूसरी बार आपको कोर्ट जाना चाहिए था, और दूसरी बात यह कि आपको क्या इतना जोर लगाना जरूरी था? हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कह दिया चुनाव कराने पड़ेंगे, हमने कहा चुनाव कराने पड़ेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके पास और भी मौका है, आप दोबारा अपील कर सकते हैं, पर आपने दोबारा अपील नहीं ना की सुरेश जी। लेकिन मैं कह रहा हूं भारत बैरागी जी, भारत सरकार के चुनाव आयोग को कहना चाहिए ना कि चुनाव बाद में हो जाएंगे। जनता जिंदा रखना जरूरी है, जनता रहनी चाहिए। चुनाव तो 2 महीने बाद में हो जाएंगे, 5 महीने बाद में हो जाएंगे, 1 साल बाद में हो जाएंगे। अभी भी तो मोदी जी अपनी व्यवस्थाओं के मुताबिक तो चुनाव करा रहे हैं, 7 फेज में बंगाल के चुनाव करा रहे हैं। जब वो फ्री हैं, जब मीटिंग कर सकते हैं, जब जा सकते हैं, ये व्यवस्था तो है ना। लेकिन मैं फिर भी कोविड पे राजनीति नहीं करना चाहता। ठीक है महिपाल महिला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महिपाल जी, मैं इस बात से कह रहा हूं कि जब जब गंगा बही आपने डुबकी लगा ली। स्वप्निल जी, बिल्कुल ये सही है। ये लड़ाई कोई चुनाव करवाने की, मास्क की, बिना मास्क की नहीं, और किसी भी पॉलिटिकली पार्टी को माइलेज लेने की इसमें जरूरत नहीं है। जिस प्रकोप से पूरी दुनिया और पूरा देश प्रभावित है, प्रदेश के आज हालात जो बने हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह के हालात बनने में सरकार का डंडा जो है वो कितना, जो आज चल रहा है, आज जो 2 दिन का लॉकडाउन लगा, जो कर्फ्यू लगा है, 1 महीने मुख्यमंत्री जी अभी वीसी के माध्यम से कह रहे थे कि 1 महीने पहले से ये हमें पता था, और 1 महीने से हालात डे बाय डे बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार के डंडे चले बगैर ये चीजें अब कैसे कंट्रोल में आएंगी? अभी तो चला रही है किस तरह के? महिपाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी जो भी फोटो या वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, उसके आधार पर 500 चालान आपके कट सकते थे, कट जाते तो आप क्या बोलते? बात चालान की नहीं है, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसमें अछूती नहीं है। सारी पॉलिटिकली पार्टियां जिन ने भी सभाएं की हैं, पर सभाएं क्यों, अनुमतियां क्यों दी गई? सरकार ने सभा करने की अनुमति क्यों दी? फॉर्म भरने के बाद जब स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। आज ये वैसी बात है ना कि बचपन में जब अपने पापा से मेरी बात की, ये मैंने कर दिया क्योंकि उसने किया, वो बोलेंगे कि कुआं था वो कूद जाएगा, तू कूद जाएगा क्या? मेरी सुनिए ना सर, 197 कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोग, प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग, तीनों जगह उपचुनाव में, चाहे साड़ा हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे सुजानगढ़ हो, आके गए हैं। हजार लोगों की रैलियां हुई हैं। पता नहीं कितने संक्रमित होके यहां से अलग अलग प्रदेश के जिलों में और विधानसभा में लोग गए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की और राज्य सरकार की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो सत्ता में भी। मैं यही तो कह रहा था ना, मैं यही तो कह रहा हूं। इसीलिए मैं देखिए, अब वो जो लाइव आया उस वजह से मेरे पास डिबेट का ज्यादा समय अब बचा नहीं है, इसलिए मैं क्लोजिंग कमेंट जरूर लेना चाहता हूं। अवधेश आगोदिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए, और मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, इस बात के साथ आ रहा हूं कि सेल्फ सेंसरशिप की उम्मीद करना पॉलिटिकल पार्टियों से बेमानी है। बिल्कुल स्वप्निल जी, आप बिल्कुल एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल क्लास है पूरी की पूरी, उसका जो आचरण है इस महामारी के दौर में, वो बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ सरकारें विज्ञापन देती हैं अखबारों में, टीवी में, कि आपको मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, और जब आप चुनाव में जाते हैं, रैली करते हैं, तो आप खुद उसको तोड़ते हैं, लगातार तोड़ते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, और देखिए उसके बाद आप दावा करते हैं कि हम ये जो बीमारी है इसको काबू में करना चाहते हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो आइकन होते हैं लोगों के लिए। जब उनका आइकन इस तरह का व्यवहार करेगा तो लोग तो लापरवाही दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं इन द एंड सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कथा सुनाई जा रही थी और कथा बांची जा रही थी, में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, एक छोटा सा फर्क होता है। अगर आप जो कहते हैं उसे फॉलो करते हैं तो वो कथा सुनाना हुआ, और अगर आप जो कहते हैं उसे खुद फॉलो नहीं करते हैं तो वो कथा बांचना हुआ। बहुत ज्ञान बांचा गया कोरोना को लेकर, लेकिन उसे फॉलो करते कम ही लोग दिखाई दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।